क्रोचे आज हम क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्रोचे एक इटालियन सौंदर्यशास्त्री, दार्शनिक, विचारक हैं जिनका समय 1866 से 1942 ईस्वी तक माना है। इन्होंने काव्य और कला सृजना का एक नया दर्शन प्रस्तुत किया जिसे अभिव्यंजना सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रंथ एस्थेटिका में किया, जो सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत का एक नया चिंतन प्रस्तुत करता है। इसे थियरी ऑफ एस्थेटिका नाम से भी अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया है। इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। क्रोचे के विचार से ज्ञान के दो रूप हैं, एक सहज ज्ञान या प्रतिभा और दूसरा है बौद्धिक या तर्क ज्ञान। पहला सहज ज्ञान, दूसरा बौद्धिक तर्क ज्ञान। प्रथम कल्पना द्वारा प्राप्त होता है, सहज ज्ञान कल्पना द्वारा प्राप्त होता है और बौद्धिक तर्क ज्ञान है वो विचार द्वारा प्राप्त होता है। सहज ज्ञान का संबंध काव्य और कलाओं से है, जबकि बौद्धिक या तर्क ज्ञान का संबंध शास्त्र, विज्ञान और दर्शन से है। स्वयं क्रोचे ने कला के संबंध में कहा है, कला सहज ज्ञान है, किंतु जब इस सहज ज्ञान को स्पष्ट करने लगता है कि कला क्या नहीं है, तो इसकी व्याख्या दीर्घतम हो जाती है। यानी कला क्या नहीं है, कला के प्रति कुछ वस्तुओं का जो निषेध क्रोचे ने किया है वह पृथक्करण का एक रूप है, जो कला के स्वरूप को अधिकाधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। सहज ज्ञान के बारे में उनका कहना है कि सहज ज्ञान कोई भौतिक तथ्य नहीं है, और इसमें जो वो कहते हैं कि कला क्या नहीं है, निषेध जो बताते हैं उसमें है कि कोई भौतिक तथ्य नहीं है। पहला निषेध जो क्रोचे ने किया है वह यह है कि कला या सहज ज्ञान कोई भौतिक तथ्य नहीं है। वो कहते हैं ये भौतिक तथ्य नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक तथ्य अवास्तविक होते हैं और कला जिसकी साधना लोग जीवन पर्यंत करते हैं, जो उन्हें अतीन्द्रिय आनंद से भर देती है, पूर्णतया वास्तविक है। इस प्रकार ये भौतिक तथ्य नहीं हो सकती, ऐसा क्रोचे ने कहा। क्रोचे न तो कला की प्रेरणा बाह्य जगत से मानते हैं और न बाह्य पदार्थों के रूप में उसकी अभिव्यक्ति ही स्वीकार करते हैं। इसका कारण यह है कि मानसिक प्रक्रिया की सूक्ष्मता को भौतिक पदार्थों की स्थूलता प्रकट ही नहीं कर सकती। यानी जो हमारे सूक्ष्म भाव हैं मन के, उन भावों को जो भौतिक बाहर के जो पदार्थ हैं उनकी जो स्थूलता है, सब दिखावा जो है बाहर दिखाई दे रहा है, वो सूक्ष्मता को प्रकट नहीं कर सकता। यद्यपि इस पे आक्षेप भी लगे आलोचकों ने। उनका कहना है कि क्या कला सहज ज्ञान अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती है। उन्होंने कला के समस्त व्यापार को व्यक्ति मानस के भीतर ही सीमित कर दिया है। यानी जब उन्होंने कहा ना कि सूक्ष्मता पर ही बल दिया है, सूक्ष्म रूप ही मानसिक प्रक्रिया ही, सूक्ष्मता ही उसको अभिव्यक्त कर सकती है। अब दूसरा बिंदु अगर हम देखते हैं क्रोचे की अभिव्यंजना का, तो उनका कहना है कि कला कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। क्रोचे के मत में कला कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। यह अव्यवस्थित बिंबों की भीड़भाड़ नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की एकता का सूत्र नहीं होता। वास्तव में सहज ज्ञान नितांत कलात्मक है, जिसमें अनुभूति का धागा विविध बिंबों को परस्पर ग्रंथित कर उनमें एकता स्थापित करता है। ऐसी कलात्मकता है जो हम अनुभव करते हैं, अनुभूत करते हैं, और छोटे छोटे बिंब अपने आप उसमें जुड़ते चले जाते हैं और उसे सजीवता प्रदान करते हैं। हमारा मस्तिष्क निरंतर प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम जान रहे हैं,
उस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर बिंब अथवा अर्धबिंब निर्मित करते हैं, जो या तो आगे बढ़कर बुद्धि के सहयोग से धारणा बन जाते हैं अथवा लौटकर पुनः साधारण बिंब की स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। जब हमारी कल्पना बिंबों पर कुछ काल तक सक्रिय बनी रहती है और उन्हें नितांत स्पष्ट रूप में देखने लगती है, तो मानस की अवस्था विशेष सहज ज्ञान या कला को जन्म देती है। यानी जब हम कुछ अनुभूत करते हैं और अनुभूत करके जब हम उस पर विचार करते हैं, बुद्धि तक पहुंचता है और एक बिंब का रूप लेता है और उस बिंब में हम अपनी कल्पना को भी जोड़ते हैं और ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इस तरह से ये मानस की अवस्था विशेष तक पहुंच जाती है। यानी मन में हम एक ऐसा बिंब बन जाता है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो कि सहज ज्ञान या कला को जन्म देती है। कला साध्य है, सहज ज्ञान की क्रिया है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार संवेदनों को एक निश्चित स्पष्ट बिंब में प्रतिरूपित कर सहज ज्ञान की स्थिति में पहुंचता है। ये अभिव्यंजना का एक निश्चित जो रूप उन्होंने रखा है वो ये है कि कलाकार जो है वो संवेदना को अपने जो उसने महसूस किया है किसी चीज़ को देखकर उसका एक स्पष्ट बिंब बनाएगा। उस स्पष्ट बिंब की प्रक्रिया जो है वो कल्पना और बिंब रूप में लेकर सहज ज्ञान की स्थिति में पहुंचेगी और जो हमारी इंद्रियां हैं वो उस सहज ज्ञान का आनंद लेगी। और जिस उद्देश्य को लेकर वह चला था, कलाकार जिस उद्देश्य को लेकर चला था, आनंद की प्राप्ति, आनंद देने की प्राप्ति, उसमें कलाकार जो केवल एक कलाकार ही नहीं रहता है, वह एक मनुष्य भी होता है। इस मनुष्य की संतुष्टि के लिए मानस की क्रिया एक भिन्न रूप में आगे बढ़ती है जो कि सहज ज्ञान स्वयं आत्मा की क्रिया है। दूसरे रूप में हम बात करते हैं कि क्रोचे बिंब और धारणा, परसेप्शन और इमेज को एक ही क्रिया समझते हैं। उनकी मान्यता है कि धारणा पूरा निर्णयात्मक ज्ञान है। जब हम किसी चीज़ की धारणा बना लेते हैं तो हम ये हमारा ज्ञान है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, जजमेंट है। धारणा से आगे की स्थिति इतिहास है या दर्शन है, ऐसा उनका मानना है। आगे हम बात करते हैं कि उनका कहना है कला सदाचार मूलक कार्य नहीं है। क्रोचे का मानना है कि आचार क्षेत्र के भीतर मनुष्य केवल वे ही क्रियाएं समाविष्ट करता है जो इच्छित हो। जिन क्रियाओं के पीछे इच्छा का वेग नहीं है वो सहज, स्वतः, स्फूर्त और निसर्ग है। उनके संबंध में आचार परक निर्णय की व्यवस्था नहीं दी जा सकती। कला या सहज ज्ञान ऐसी ही क्रिया है, अतः वह आचार या नैतिक जगत से बाहर की वस्तु है। यानी हम उसे किसी नियमों में नहीं बांध सकते हैं। वो इस तरह की प्रक्रिया है, जो कला है वो इस तरह की प्रक्रिया है जो स्वतः अपने भीतर से जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो रूप हमारे सामने निकल कर आता है। यद्यपि इस पे भी आक्षेप लगाए गए हैं आलोचकों ने। उनका कहना है कि क्रोचे ने कला को इतना व्यक्ति सापेक्ष बना दिया है कि कला की आलोचना के लिए कोई स्थान ही नहीं रह गया। कलाकार के मानस में प्रविष्ट होकर आलोचक ये देखने में असमर्थ है कि बिंब अपने एकात्म और स्पष्ट रूप में उभर सकता है या नहीं। इस कठिनाई को क्रोचे ने स्वीकार किया है। तथापि उनका कहना है कि यद्यपि भौतिक कलाकृतियाँ आलोचक को सर्वांशः में कलाकार की अंतःस्थिति तक नहीं पहुंचा सकती, तथापि उसके पास कलात्मक रुचि हो, शिक्षित कल्पना हो और ऐतिहासिक गवेषणा की उपलब्धि हो तो वह कलाकार के मन की उस सहज अवस्था तक मार्ग बना सकता है। अब हम देखते हैं कि उनका कहना है कि सौंदर्य सहज ज्ञान की अभिव्यक्ति है।
वो ये मानते हैं, क्रोचे मानते हैं कि सौंदर्य सहज ज्ञान है, सौंदर्य अभिव्यंजना है। क्रोचे सहज ज्ञान को अपने आप में एक प्रतिच्छवि इमेज मानते हैं। इसका जब कलाकार रंग, आवाज़, शब्द, पत्थरों की सहायता से रूपायित करना चाहता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वह उस क्षण को, उस प्रतिच्छवि को बांध कर रखे और दूसरों तक उसे उसी रूप में पहुंचाए। यह भीतर का सहज ज्ञान है। जो सुंदर होता है उसकी बाहरी रूप ग्रहण करना नहीं। ऐसा सहज ज्ञान हुआ यानी कि हमने किसी चीज़ को देखा और हम उसको उसी रूप में अपने पाठक तक या अपने दर्शक, श्रोता तक उसी रूप में पहुंचाएं। वास्तव में क्रोचे सौंदर्य को सहज ज्ञान या अंतर का धर्म मानते हैं, इसलिए उनका बाह्य अभिव्यक्ति को सुंदर मानने में उन्हें संकोच है। इस प्रकार क्रोचे के अनुसार कला संपूर्ण रूप से अनुभूतियों को अंतर में रूपायित करना है, इसलिए उनकी आलोचना नहीं हो सकती। कलाकार जब कला को बाह्य रूप देने लगता है तब उसकी कलात्मकता का अंत हो जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत साहित्य या कला समीक्षा की कसौटी प्रस्तुत नहीं करता, वरन यह कला की उत्पत्ति या सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कुछ लोगों ने भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिष्ठित कुंतक के वक्रोक्तिवाद से इसकी तुलना भी की है, पर दोनों सिद्धांत नितांत भिन्न भूमियों पर अवस्थित हैं। कुंतक जहाँ रचित कविता के मूल्यांकन की कसौटी प्रस्तुत करते हैं और वक्रोक्ति के विविध रूपों की चर्चा करते हैं, वहाँ क्रोचे कला सृजन की प्रक्रिया का मौलिक विश्लेषण करते हैं। काव्य या कला रचना किस कोटि की है, इससे क्रोचे के सिद्धांत का कोई विशेष संबंध नहीं, यानी वो मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उसका सृजना पर बात कर रहे हैं। काव्य या कला रचना कैसे होती है और उसका स्वरूप क्या है, इसका उत्तर ही उनका प्रमुख प्रतिपाद्य